आज जो अपन खड़े हैं, ये अपना अर्मिता, हाँ मराठीत बोलते हैं अर्मिता, ये न्यूजूड सीड्स का अर्मिता NCS 2778 है, जो हमने 3.5 बाय 9 इंच पे लगाया है। आप देख सकते हैं पूरा फीड्स। और इसमें अभी टोटल जब हमने उसका कैलकुलेशन निकाला तो पर एकड़ का पॉपुलेशन होता है 15,557 प्लांट 9 इंच पे। तो उसमें और एवरेज बॉल काउंट किया तो 16 बॉल का बॉल काउंट है। और समझो एक बॉल का वज़न अपने 5.5 ग्राम लिया तो 88 ग्राम एक प्लांट से अपने को मिलेगा, उपज मिलेगी 88 ग्राम की। तो पर एकड़ का जो एवरेज आ रहा है वो 14 क्विंटल तक आ रहा है। तो अभी जो अपना विदर्भा का सिचुएशन है, जो 3 to 4 क्विंटल 5 क्विंटल के ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन ये अपने जब SDP कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो सघन पद्धति में जाते हैं तो 3.5 बाय 9 इंच 3 बाय 1 फीट तक गए तो अपन हमका अर्मिता लगाने के बाद इसका जो फार्मर के लिए जो मिलेगा वो उपज ज़्यादा मिलेगी, उसके वजह से फार्मर का फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा फील्ड्स कि आप देख सकते हैं आप कि एवरेज बॉल काउंट जो बताया हमने 16 बॉल काउंट, पेसिंग देख सकते हैं आप हमने जो लगाई है 9 इंच का। तो ये अर्मिता है NCS 2778। सर आप नहीं, और ये स्पेसिंग में होने के बाद में उसका प्लांट ग्रोथ के लिए जैसा इंक्रीज करके जो यील्ड इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन नॉर्मली जो फार्मर जो पॉपुलेशन जो मेंटेन करते हैं 6 से 7 हज़ार प्लांट्स का पर एकड़ का पॉपुलेशन मेंटेन करते हैं। हम लोग जो हाई डेंसिटी में जो पॉपुलेशन जो रिकमेंड कर रहे हैं 14,500 से लेके 18,000 पॉपुलेशन तक हम लोग जो है रिकमेंड कर रहे हैं। जब इतना पॉपुलेशन हम लोग अगर यदि इंक्रीज़ अगर कर रहे हैं, उसको जो है कैनोपी मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग पॉपुलेशन हाई डेंसिटी में 14,500 से अगर 18,000 तक अगर यदि लगा रहे बेस्ड ऑन सॉइल टाइप, जो अगर यदि लाइट सॉइल्स है या मुरमाड ज़मीन है, ऐसे ज़मीन में हम लोग जो है 18 से 20,000 पॉपुलेशन तक पर एकड़ को हम लोग ले सकते हैं। अगर वही अगर यदि डीप ब्लैक कॉटन सॉइल से हेवी सॉइल से उसमें से 14,500 तक पॉपुलेशन हम लोग ले सकते हैं। 14,500 तक पॉपुलेशन लेने के लिए एक तो 3 बाई 1 में भी लगा सकते हैं या 4 बाई 5 फीट में भी लगा के 14,500 पॉपुलेशन ले सकते हैं। और ये पॉपुलेशन इतना इम्प्रूव करने के बाद जो है कैनोपी मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए जो है 45 दिन का पीरियड में मेपिक्वेट क्लोराइड करके एक केमिकल आता है, चमत्कार ब्रांड नेम का है, गरडा कंपनी का। उस मेपिक्वेट क्लोराइड चमत्कार का 45 दिन में जो है 1 लीटर पानी में 1 मिली का स्प्रे करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। किसान का सोच ये होता है कि 45 दिन का पीरियड में चमत्कार का स्प्रे करने के लिए, जैसा हमारा 1 फुट भी ऊंचा नहीं है, अभी ये पीरियड में अगर यदि स्प्रे करें तो क्या होता है, ऐसा बहुत सारा जो है एक क्वेश्चंस उनके दिमाग में रहता है। और उस क्वेश्चंस को दिमाग में रखने के बजाय हम लोग पॉपुलेशन जो है इम्प्रूव किया है 3 गुना पॉपुलेशन इम्प्रूव करने के बाद में जो प्लांट का कैनोपी मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैनोपी मैनेजमेंट के लिए जैसे ही अपना स्क्वेयर स्टार्ट होने के बाद में फ्लावरिंग स्टार्ट होने का राइट टाइम में जो है 1 लीटर पानी में 1 मिली का जो है ये मेपिक्वेट क्लोराइड चमत्कार का स्प्रे करना अनिवार्य है। और उसके बाद में जो है दूसरा मेपिक्वेट क्लोराइड का जो स्प्रे है 65 दिन में 1 लीटर पानी में 1.5 मिली का स्प्रे करना ज़रूरी है। तीसरा भी अगर ज़रूरत अगर है सिचुएशन देखते हुए तीसरा भी 85 दिन में जो है तीसरा भी 1.5 मिली का 1 लीटर पानी में स्प्रे करने से प्लांट का जो हाइट है कंट्रोल में रहेगा। और वो स्प्रे करने से जितना अपने को फ्रूटिंग ब्रांच चाहिए, फ्रूटिंग ब्रांच कम हाइट में भी अपने को जितना फ्रूटिंग ब्रांच है 18 से 20-22 फ्रूटिंग ब्रांच आता है। और फ्रूटिंग ब्रांच का भी जो बॉल्स है ऐसा नज़दीक को लगेगा। उससे जो है हम नेमरा प्लांट्स को जो ज़्यादा बढ़ाने के बावजूद भी पर प्लांट का जो अपने को जो गरज है नेमरा बॉल्स 15 से 20 बॉल्स अपने लिए सफिशेंट है। 15 से 20 बॉल सेट होने से भी अपने को जो यील्ड अगर देखेंगे तो 15 से 20 कुंटल तक पर एकड़ का यील्ड आएगा, है कि नहीं।
ये बहुत महत्व का है। उसके लिए जो सूटेबल हाइब्रिड्स है, जैसे अरमिता दी बेस्ट सूटेबल हाइब्रिड है। इसके अलावा अभी 7475 करके भी दूसरा भी हाइब्रिड इस बार हम लोगों ने ट्रायल में दिया है। 7475 ऑलरेडी नोटिफाइड हाइब्रिड है, अरमिता भी ऑलरेडी नोटिफाइड हाइब्रिड है। इस अरमिता अगले साल सर्टिफाइड सीड भी उपलब्ध मार्केट में करेंगे। इससे जो किसान, जो विदर्भ में किसान आज जो है 4-5-6 कुंटाल के आसपास जो है यील्ड ले रहे हैं। 4-5-6 कुंटाल के आसपास यील्ड से जो है कम से कम जो यील्ड जो है मिनिमम से मिनिमम जो है ट्रायल बेसिस में एटलीस्ट उनके जो कपास का जो क्षेत्र रहेंगे उसमें से 1 या 2 एकड़ का क्षेत्र में ट्रायल बेसिस में लगवा के उसका जो अनुभव लेके आने वाला सालों में जो है कपास का जो उत्पादन जो है इम्प्रूव करके पर एकड़ का जो प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा मात्रा में इम्प्रूव कर सकते किसान। धन्यवाद। और अपना धामले साहब भी ऑलरेडी जो है इस प्रैक्टिस को अडाप्ट किया इस बार, और अडाप्ट करने से इसमें एक अपन ने अभी तक जो भी डिस्कशन अपन ने किया उस डिस्कशन में धामले साहब का भी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इसका रिजल्ट्स क्या उनको दिख रहा है, वो दामले साहब से भी हम लोग जो है समझने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद दामले साहब। अभी सर ने जो बताया वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन असल में हमारे देश में ज़मीन की मूलभूत रसायन शास्त्र के तरफ ध्यान ही दिया नहीं जाता है। हमारे इधर जो नापिकी सबसे कम है, इसका कारण हम सल्फर को सेकेंडरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं, लेकिन जहाँ अल्कलाइन सॉइल है तो सल्फर ये फर्स्ट न्यूट्रिएंट आता है। ये जो ज़मीन है यहाँ जो हम खड़े हैं, या इतना अच्छा क्रॉप दिख रहा है, इसका कारण सल्फर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। जिस दिन मैंने बीज सोया उस टाइम एक बीज के दाने के साथ में 6 दाने बेंटोनेट सल्फर के डाले हैं। उसका कारण ये है कि उस दिन मेरी ज़मीन इतनी सी थी। हाँ, वो बेंटोनेट सल्फर इसलिए डाला है कि ये ज़मीन के अंदर 9% सोडियम क्लोराइड है, ये सोडिक ज़मीन है, और 11% कैल्शियम कार्बोनेट है। ये दोनों के ऊपर सिर्फ बेंटोनाइट सल्फर ही कंट्रोल कर सकता है। हमारे यहाँ पे बार बार जो किसानों को फर्टिलाइजर्स की सिफारिश की जाती है वो बहुत ज़्यादा साइंस के विरुद्ध है। हमारे यहाँ पे किसानों को सोइंग के वक्त म्यूरेट ऑफ पोटैश देने के लिए बता रहा है। ये म्यूरेट ऑफ पोटैश सोइंग के वक्त देना ये किसानों के अगेंस्ट में अपराध है। ये पूरे यूनिवर्सिटीज़ का है देश में, क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटैश का सैलिनिटी इंडेक्स 116 है। ये म्यूरेट ऑफ पोटैश जब सीडलिंग उगता है, उसका इमरजेंस होता है, उसके आसपास यदि म्यूरेट ऑफ पोटैश रहा तो ऑस्मोसिस के वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। हमको फर्टिलाइजर्स के बारे में और तीसरी कोई भी कंपनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताती नहीं है, जिसको सूक्ष्म अन्नद्रव्य बोलते। सूक्ष्म बोल के हमने इस देश में उनको बदनाम किया है। असल में सूक्ष्म अन्नद्रव्य ये झाड़ों की इम्यूनिटी है, जो बचपन से ही कपास टोपने के बाद में 15 दिन में उसके ऊपर सफ़ेद मक्खी आ जाती है। वो सफ़ेद मक्खी अगर रोकने की है तो आपको उसके अंदर की इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगी। इसलिए मैंने अभी गवर्नमेंट को खत भी लिखा हूँ कि जो लेबल लग के आता है पैकेट के ऊपर, वो लेबल से किसान को कुछ भी मालूमात नहीं पड़ती। किसान सिर्फ वो लेबल के ऊपर के बड़े बोंड का साइज़ लेके वो बोंड कपास ये बीज परचेस करता है। अभी हमको ये होना है कि वो उसके ऊपर आप लिखिए कि इसके अंदर गॉसिपॉल ग्लैंड्स का प्रमाण क्या है वो सीड के अंदर। दूसरे बात, जो 2 बीटी प्रोटीन्स है उसका भी प्रमाण लिखिए अलग अलग से। तीसरी बात, उसकी एफिकेसी कितने दिन है ये मालूम होना चाहिए। चौथी बात, ये बीटी कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, वो न्यूट्रिएंट अपटेक महत्व रखता है। तो न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए आप पीएच के बारे में बताइए। और जब तक हम रेनफेड कोरडवाहू फार्मिंग सस्टेनेबल नहीं करते, शाश्वत नहीं करते, तब तक इरिगेशन का आय भी मुंह से निकालने की बात गलत है, क्योंकि हमारे पानी के अंदर कार्बोनेट्स है।
हमारे सॉइल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है। हमारी सॉइल्स लोम सॉइल नहीं है, ये सॉइल्स के अंदर सैंड परसेंटेज बहुत कम है। जैसा मेरा कुआं है, ये तो पहले पूरे ड्रिप किया था, मैंने इरिगेशन करना बंद कर दिया। इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिर्फ 0.52 डेसीसेवन पर मीटर है। इसके बावजूद मैंने ये बंद कर दिया क्योंकि ये ज़मीन के लिए 0.25 से कम क्षारता का पानी होना है। यह जब तक किसानों को आप मूलभूत चीज़ें नहीं बताओगे, पहले जब मेरे को खेती समझ में नहीं आती, तब यही खेत के अंदर मेरा एवरेज पर एकड़ सिर्फ 1 क्विंटल था कपास का। जब से मैंने सीखा पढ़ा, उसके बाद में फर्टिलाइजर्स चेंज किए, उसके बाद में मेरे को एवरेज मिलने लग गया। और थर्ड चीज़, किसानों को आप ईज़ ऑफ फार्मिंग इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जुलाई महीने में 31 दिन में से 25 दिन पानी आता, तो आपके जो सिलेक्टिव हार्बिसाइड्स है वो एकदम बोगस चीज़ें हमारे यहाँ पे। ये खेत के अंदर हर नक्षत्र के अंदर नया हर्ब निकलते हैं, और सिलेक्टिव हर्बिसाइड जो है वो सिर्फ 60% हर्ब्स को गौन करता है, 40% हर्ब्स वैसे ही रहते हैं। हाँ, ये जब तक आप एचटीबीटी लाएंगे नहीं, आप कंपनी के तरफ से, कॉर्पोरेट सेक्टर के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट में केस चालू है जो 24 साल से चालू है, उसका नंबर भी मैं बताता हूँ। रिट पिटिशन सिविल 115 2004 का, उसका अभी हियरिंग के लिए आया। आप जाके बताइए कि ये महाराष्ट्र के अंदर हमने शेतकरी संगठन के तरफ से इंटरवेंशन अर्जा किया ही है, आप भी करिए कि रेन डेज देखते हुए फास्ट मैनेजमेंट जब तक हर्ब्स का करेंगे नहीं, तब तक यहाँ की किसानी, यहाँ का यील्ड सुधर नहीं सकता। और महाराष्ट्र देश के अंदर सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन करने वाला राज्य है, लेकिन महाराष्ट्र की उत्पादकता देश में सबसे कम है क्योंकि यहाँ की सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल है, और ब्लैक कॉटन सॉइल कॉटन के लिए सूटेबल है, ये बोलना ये एक तरह की अफवाह है, रूमर है। ये इतना ही मेरे को बोलने का। तो सर, अभी आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, लेकिन अभी जो ये कंसेप्ट हमने लाया है एसडीपी का, इसके बारे में आपका क्या कहना है, जो अभी आप देख रहे हैं फील्ड में? एचडीपी का कंसेप्ट का जो मैंने स्टडी किया, मेरे को पर एकड़ से कोई लेन देन नहीं है, मैंने लेंथ का स्टडी किया। जैसा हमने इसके बाजू में 2 फीट के ऊपर लगाया है, तो 2 फीट के अंदर 2 ही प्लांट्स आते। 6 इंच के ऊपर जो लगाया है उसके अंदर 2 फीट के अंदर 5 प्लांट्स आते। वो 5 प्लांट्स आने की वजह से वहाँ हर एक इसको 30 बॉल से, तो 30 दूने 60 बॉल मिलते। यहाँ 5 इसको मेरे को 100 बॉल मिल रहे, यानी मेरी वैसी 1.5 गुना प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि हम जब औरतें जब खत देती है इसको, तो हमारे का यहाँ की पद्धति ये है कि 1 बाई 1 मुठ के अंदर 3 झाड़ करती है। जब इसके अंदर हमको करना पड़ता है, तो वो जो कन्वेंशनल सोइंग के तुलना में इसके अंदर 1.5 गुना फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगता है। 1.5 गुना फर्टिलाइज़र ज़्यादा लगता है क्योंकि हर एक प्लांट के पास में वो देना पड़ता है। लेकिन मेरा जो अभी स्टडी है वो ये बताता है कि 1.5 गुना फर्टिलाइज़र भी सस्ता है। तीसरी बात, मैं फर्टिलाइज़र के डोज के वक्त सोचे, पहला जो डोज है यूरिया का, जो डोज है हमारे यहाँ पे यूरिया नीम कोटेड यूरिया आता, ये सॉइल के अंदर उसके ऊपर का एजिक्टरीन जो 22 घंटे में ही ख़त्म हो जाता, उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता, इसलिए उसके ऊपर एक सोयाबीन ऑयल लगाना पड़ता जो स्लो उसको मिले। सेकेंडली उसके साथ में मैं 10-14-34-14 देता हूँ, तो 10-26-26 हमारे यहाँ होना ही नहीं क्योंकि हमारे सॉइल के अंदर पलाश की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात, उसके साथ में 5 किलो बेंटोनेट सल्फर देता हूँ, 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट देता हूँ और 5 किलो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देता हूँ। ये सब मिक्स करके देता हूँ, इसलिए ये बढ़ते हैं। अगर सिर्फ जो डोज यूनिवर्सिटीज़ बता रही है, यूनिवर्सिटीज़ के डोज के मुताबिक यदि हम गए तो हम 100% नापिक होंगे, हमको यील्ड कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि ना आपके ब्राउचर के ऊपर माइक्रो न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का लिखा हुआ रहता, ना यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर लिखा रहता। ये अब हम ये बहुत ज़्यादा लड़ा कर रहे हैं उसके साथ में कि सही बताओ, सही किसानों को फर्टिलाइज़र मात्रा बताओ और किसानों को फार्म यार्ड मैन्यूर के गुंदाड़े में मत डालो। ये ज़मीन के अंदर शेड खाद देना और बोगस बात है।
शेनखत जो इलाके में जहाँ की भी गैया शेन खाती है, जो भी खाती है, तो उसके अंदर सैलिनिटी बहुत बढ़ जाती है। तो जब तक हम उस गोबर का पहचान नहीं कराते, ट्रायल्स नहीं लेते, तब तक वैसे ही लाके डालना। वैसे भी हमारे यहाँ पहले से लोगों को मालूम है कि जिस साल शेनखत डाले जाता है ज़मीन में, उस साल में बीज की इमरजेंस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और ब्लैक कॉटन सॉइल में शेनखत डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ब्लैक कॉटन सॉइल में आप सैंड रेकमेंड करो, क्योंकि असल में सैंड, सिल्ट और सॉइल का परसेंटेज लोम सॉइल के लिए 33% चाहिए। हाँ, ये लीजिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हम लोग जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते रिकमेंडेशन में। QR कोड में आप देते हो, हाँ। लेकिन QR कोड उसके ऊपर हम देख नहीं सकते, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है। हाँ, मेन चीज़ ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटीज ने बोलने को ना। हाँ। कृषि विभाग का जब हमारे यहाँ सुपरवाइजर आता है यहाँ पे, उसको कुछ भी मालूम नहीं रहता माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। वो सिर्फ NPK लेके घूमता। ये ज़मीन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा है, और ये ज़मीन के अंदर सिंगल सुपर फॉस्फेट का रिकमेंडेशन किया जाता है। उसका क्या यूज़ है? मेरे को कोई भी यूज़ नहीं है। जब तक मैं कैल्शियम कार्बोनेट का ट्रांसफ़र कैल्शियम सल्फेट में जिप्सम में नहीं करूँगा, तब तक कैसा मेरे को उत्पादन होगा? तो और जो भी करना है मेरे को प्लांट के कैनोपी में करने का है, और कैनोपी का एरिया बहुत कम मैनेज करना पड़ता है अपने को, क्योंकि ये 200 बाय 200 एक एकड़ में 50 रो आते हैं। 50 रो आते, 50 रो के अंदर ये प्लांट इधर उधर से सिर्फ 1 ही फीट जाता है। तो 200 फीट के 50 रो यानी 10,000 फीट, यानी 1 एकड़ की जगह 45,000 स्क्वायर फीट रहती है। उसके अंदर से हमको सिर्फ 10,000 स्क्वायर फीट मैनेज करना पड़ता है। तो आप कैनोपी बताइए, पर एकड़ मत बताइए। पर एकड़ का कंसेप्ट बहुत अलग है। ये 45,000 स्क्वायर फीट आप किसानों को मैनेज करने के लिए बोलते हैं। बोल रहे हो कि सेकेंडरी नहीं बोलना चाहिए। इसका कम्युनिकेशन क्लियर कट फार्मर को होना चाहिए। और ये जैसे सर ने कहा, हम अपने बोर्शर में तो करते ही करते हैं, लेकिन हर किसान के पास अगर हम इफेक्टिवली नहीं पहुंच पाते, तो हमने हर एक गांव में से कुछ 20 सुबीज किसान हमने ग्रुप तैयार किया है, और उसके हम सीजन से पहले उनका एक डिटेल मीटिंग लेते हैं। उसमें इस पर हमारा ज़्यादा जोर रहता है कि इसका मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैसा होना, हाइब्रिड प्रमोशन से ज़्यादा, जैसे आपने कहा न्यूट्रिएंट सल्फर का यूज़ होना, मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ होना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट का यूज़ होना चाहिए। उस हिसाब से हम रिकमेंड करते भी है। फिर बाद में हम उसमें सूटेबिलिटी के हिसाब से हाइब्रिड रिकमेंड करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस आपने बताया, ये सही में सभी लोगों को अनुकरण करना चाहिए, जो हम न्यूजिडो में तो रेगुलरली करते हैं। ये हमारे प्रयत्न वो लॉ ही चेंज करने के। जब लॉ आ जाएगा, आपको हर एक पैकेट के साथ में लीफलेट देना कंपलसरी हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको ये भी रिकमेंडेशन देना पड़ेगा कि इरिगेशन करना है, नहीं करना है। इरिगेशन करना है तो पानी की क्वालिटी लिखना पड़ेगी, उसके ऊपर ज़मीन के बारे में बताना पड़ेगा, ज़मीन के pH के बारे में बताना पड़ेगा। और जो टाइम टेबल है फर्टिलाइजर्स देने का, वो टाइम टेबल भी डिटेल देना पड़ेगा, क्योंकि BT का कंसेप्ट ही मेन कंसेप्ट न्यूट्रिएंट अपटेक है। क्योंकि BT प्रोटीन पेड़ के अंदर खुद बढ़ता है, जब तक वो प्रोड्यूस नहीं होगा। हमारे देश के अंदर यही BT प्रोटीन पिंक बॉलवर्म को गौर नहीं करता। US में यही BT प्रोटीन पिंक बॉलवर्म को गौर करता है। और हमारे यहाँ पे जो बोला जाता है कि पिंक बॉलवर्म को ये रेजिस्टिव बन गई, असल में हमारे झाड़ के अंदर उतना प्रोटीन प्रोड्यूस होता ही नहीं है। ये जो यूनिवर्सिटीज़ ने लिखा है कि ये रेजिस्टिव हो गई है, ये यूनिवर्सिटी रूमर फैला रही है। ये रूमर फैला रही है, और ये रूमर को सिर्फ आप रोक सकते हैं, सीड प्रोड्यूसर्स रोक सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रोक सकता। आपको बताना ही पड़ेगा उसके अंदर कितना। जो CICR नागपुर में क्या टेस्ट करता है, वो नैनो प्रोटीन्स में 420 नैनोग्राम्स पर ग्राम प्रोटीन टेस्ट करता है। वो सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव इतना बोलता है। पॉजिटिव निगेटिव बोल के हमारा इंसेक्ट का मैनेजमेंट नहीं होगा। ये बहुत बड़ा लैकुना हमने BT कॉटन के अंदर 24 साल से छोड़ा है, 20 साल से। इसलिए किसानों को नुकसान होता है। आप किसानों को सामने रख के काम कीजिए, पेस्टिसाइड कंपनी को सामने रख के काम मत कीजिए। हमारे यहाँ पेस्टिसाइड कंपनी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। थोड़ा सा मैं तीखा बोल रहा हूँ असल में लेकिन कोई अल्टरनेटिव है, किसान नहीं है, किसान हूँ, इसलिए वैसा तीखी बात करना ही पड़ेगा मेरे को। अब ये अपन देख रहे हैं जो HD बेस्ड कॉन्सेप्ट है, 3-4 साल से हर स्टेट में, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना में
कुछ किसान लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। एवरेज जो है 30 से 40% यील्डिंग जो फार्मर को मिल रहे। धीरे धीरे से ये अगले साल भी अच्छा प्रमाणिक से हर डिस्ट्रिक्ट में भी फार्मर्स लगाने के लिए सोच रहे हैं। थैंक यू। तीन साल से मैं धुरे के ऊपर, गट्टू के ऊपर, वो भी जगह मैं खाली नहीं छोड़ता, उसके ऊपर भी मैं कॉटन लगा रहा हूँ, 3 रोज़ लगाता हूँ। तो मेरे को ये बात ध्यान में आई है कि रीजेस क्यों चाहिए। ये इतना बड़ा रीज होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंटरक्रॉप कल्टीवेशन सिर्फ मैनुअली पॉसिबल है। इसके बावजूद भी सर आप यहाँ के बॉल्स देखिए, क्वालिटी देखिए, इसके बारे में आज कुछ तो भी बताइए। आपने बहुत अच्छा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ आप जो है और फार्मर्स का फ़ायदा के लिए जो है आप एक साइंटिस्ट बनकर फार्मर्स का फ़ायदा के लिए आप जो है आप खुद रिसर्च करके आप कर रहे हैं। आपको हम अप्रिशिएट करते हैं, इतना पेशेंस के साथ आप कर रहे हैं। थैंक यू।